Welcome students to the e-learning platform of the Mehta Group of Colleges. I, Dr. Megha Sharma, welcome you all on this e-learning platform. So today we will start the new topic और उस new topic का नाम है, सामने लिखा हुआ है AVs. क्या लिखा हुआ है? AVs लिखा हुआ है. अब आपको देखने से ये पता पड़ रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. देखो, चीज़ों को समझने के लिए उसको ऑब्जर्व करना चालू कर दो बजाय रटने के. यानी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताइए जनरल कैरेक्टर्स क्या है एवीज़ के, तो आप अपने आसपास पक्षियों को देखते हैं. उन पक्षियों को जब आप साइंटिफिकली ऑब्जर्व करना चालू करते हो तो आप उसके कैरेक्टर्स अपने आप लेआउट करना चालू कर देते हैं कॉपी के अंदर या टेस्ट के अंदर. ठीक है, तो आज हम डायग्रामेटिकली ही चीज़ों को समझेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको समझाऊंगी. ये टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, आपके सेक्शन डी का. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैमल्स और मैमल से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने फिनिश कर दी थी. जनरल कैरेक्टर्स, आउटलाइन क्लासिफिकेशन, उसके ऑर्डर्स विद पर्टिकुलर डायग्राम और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स. उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? डेंटिशन और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है एग्जाम के अंदर अडेप्टिव रेडिएशन. ये हमने मैमल्स में सारा कंप्लीट कर लिया था. Now we will start the new topic which is AVs. AVs का मतलब होता है birds. कौन सा ग्रुप? Birds. और अब आपको इसमें इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो राइट डाउन कर लीजिए. ठीक है, AVs के अंदर आप पढ़ेंगे सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स. वही कि एक पक्षी होने के लिए या एक किसी भी प्राणी को पक्षी की संज्ञा देने के लिए उसमें कौन कौन से सामान्य लक्षण उपस्थित होने चाहिए, या मैं ये बोलूँ कि ये वो लक्षण है जिससे मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि ये पक्षी है. ठीक है, ये हो गया जनरल कैरेक्टर्स. फिर हो गया इसका क्लासिफिकेशन. फिर पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आता है एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम के अंदर आता है, ये स्किप नहीं होता. इवन एमएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. फ्लाइट अडेप्टेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उड्डयन अनुकूलन, कि ऐसा क्या है कि पक्षी उड़ सकता है. बस उन्हीं कैरेक्टर्स को, उन्हीं अनुकूलनों को हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट अडेप्टेशंस. उसके बाद आप पढ़ेंगे कि कुछ पक्षी क्या होते हैं? प्रवासी होते हैं, यानी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल होती है. प्रतिकूल से अनुकूल परिस्थितियों की तरफ जाते हैं. क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, किस रूट से जाते हैं, वो सारा हम किस में पढ़ेंगे? प्रवासन के अंदर. Migration in the birds. Migration in the birds. So let's start our today's topic which is AVs. यानी आज हम कंप्लीट करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स, और इस जनरल कैरेक्टर्स में ही आपके जो फ्लाइट अडेप्टेशंस है वो भी धीरे धीरे कवर अप हो जाएगी. ऑल्दो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे स्पेसिफिकली उसी टॉपिक के साथ में, लेकिन मैं बात कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन की. आप चीज़ों को सीखो, आगे बढ़ो इन चीज़ों से. ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ. ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके सामने है पक्षी, एवीज. कौन सा ग्रुप है ये? एवीज. अब मैं एवीज के कुछ जनरल कैरेक्टर्स आप लोगों के लिए लिख देती हूँ. सब में पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखो ऊपर आपको ये भी दिखाई दे रहा है ऑब्जर्वेशन में, एक पक्षी बड़ा है, ये वाला. मैं बाद में बता दूंगी आपको इसके बारे में. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक which is called as AVs. जैसे मैमल्स की स्टडी को क्या बोला गया था? मैमोलॉजी, वैसे ही एवीज की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी. क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथ मीन्स बर्ड्स. बर्ड्स लाइक वुम जो कि अंडे देते हैं, ओवीपैरस होते हैं. अगर मैं एक पक्षी के जनरल कैरेक्टर की बात करूं तो मैं ये बोलूँगी इनके पास एक इम्पॉर्टेंट पिक्यूलियर इनका ही फीचर है. इनके पास क्या प्रेजेंट है? फेदर, जिसको पिच बोला जाता है. ठीक है, विंग्स आप बोलते हो, फेदर्स प्रेजेंट है. प्लस इनमें लोकोमोशन किस टाइप का पाया जाता है? बाय पेडल. बाय पेडल मतलब, बाय पेडल का मतलब दो पैरों पर चलने वाले, क्योंकि आगे के जो दो इसके अग्रपाद है वो तो क्या बन जाते हैं? इसके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. यानी फोर लिंग्स मॉडिफाइड किस में हो जाते हैं? विंग्स के अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं. ठीक है, बाय पेडल वर्टिब्रेट्स. कशे रुकी है भाई, तो ये तो लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये बाय पेडल वर्टिब्रेट्स है. अगर मैं इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करूँ तो ये भी हम मैमल्स के जैसे क्या कहलाते हैं? होमियोथर्म्स. होमियोथर्म्स यानी इनका तापमान समान रहता है, और उस तापमान को मेंटेन करने के लिए इनके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं? फेदर्स. ठीक है, वार्म ब्लडेड. दिस इज
वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अगर मैं इनकी बात करूं ओरिजिन की, देखो मैं इसी चार्ट में आपको सब कुछ बता दूंगी। अगर मैं एवीज के ओरिजिन की बात करूं तो एवीज का ओरिजिन हुआ है रेप्टाइल से। किससे हुआ है? रेप्टाइल से। क्योंकि जब स्टडी करी गई रेप्टाइल्स की, फॉसिल स्टडी करी गई जो कि एक्सटिंक्ट हो गए थे, जैसे मैं डायनासोर की बात करूं, या मैं आपको और भी आसान शब्दों में बता देती हूँ, उड़ने वाला डायनासोर। मतलब उड़ने वाला डायनासोर से मतलब वैसे वो उड़ नहीं सकता है क्योंकि उसकी बॉडी वेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? फेदर्स। और यही फॉसिल रिकॉर्ड में, अगर फॉसिल रिकॉर्ड में फेदर्स नहीं आते तो हमें ये नहीं पता पड़ पाता कि ये इनके एंसेस्टर्स, बर्ड्स के एंसेस्टर्स या जनक कौन है, या मैं ये कह लूँ कि इनका उद्गम कौन सी जाति से हुआ। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि इनके अंदर कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? जो आपके प्रिमिटिव बर्ड्स थे उनके अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टर भी मौजूद थे और कुछ मॉडर्न बर्ड्स वाले कैरेक्टर भी मौजूद थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनका ओरिजिन किससे हुआ? रेप्टाइल से, और स्पेशली कौन से वाले? थैरोपोडा या थैरेप्सिड से। ठीक है ना, इनसे हुआ इनका। थैरोपोड डायनासोर, थैरोपोड डायनासोर, डायनासोर, लेट मी चेक। डायनासोर, थैरोपोड डायनासोर से किसका हुआ उद्गम? एवीज का हुआ, क्योंकि ये जो डायनासोर थे इनकी बॉडी के ऊपर पंख प्रेजेंट थे, प्लस इनके पास टेल भी प्रेजेंट थी। लेकिन हाँ, कुछ ये लक्षण भी हैं जो कि इनसे मेल नहीं खाते, यानी देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड देयर आर सर्टेन डिससिमिलैरिटीज ऑल्सो, यानी डिफरेंसेस भी है। अगर मैं बात करूं तो इसीलिए अब देखो रेप्टाइल जो थे डायनासोर जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं और वो उड़ नहीं सकते, लेकिन एवीज उड़ सकते हैं और रेप्टाइल से उद्गमित हुए, इसलिए इनको बोला जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। क्या बोला जाता है? ग्लोरीफाइड एडवांस्ड रेप्टाइल्स। और ये इनको ये चीज़ बोलने वाले वैज्ञानिक का नाम है हग्सले। क्या नाम है? हग्सले। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी आप मेंशन करेंगे, इन्हें मास्टर ऑफ एयर क्या बोला जाता है? मास्टर्स ऑफ एयर, हवा में उड़ने वाले जीव, क्योंकि यही है जो हवा में उड़ सकता है। अच्छा चलो, मैंने लास्ट लेक्चर ले लिया, जल्दी से बताओ मैमल्स में ऐसा कौन सा मैमल है स्तनधारी जो उड़ सकता है? ठीक है, मास्टर्स ऑफ एयर। और ये बात जिन साइंटिस्ट ने कही थी उनका नाम है J.H. यंग। J.H. यंग ने बोला था कि these organisms are called as master of air। ठीक है, सिर्फ हवा में उड़ने की क्षमता इन्हीं जीवों के अंदर पाई जाती है, जो कि इनका अभिलाक्षणिक कैरेक्टर है। ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो आपके आसपास पक्षियों की पिक्चर दिमाग में आ रही होगी। छोटी भी चिड़िया होती है, फिर थोड़ा कबूतर बड़ा होता है, ठीक है, डक भी होती, बतख होती है, यानी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं विविधताएं हैं बर्ड्स के अंदर भी। तो सब में स्मॉलेस्ट बर्ड को देख लीजिए और सब में बड़े बर्ड को देख लीजिए। पीकॉक, पीकॉक जानते हैं ना आप लोग, अपना नेशनल कौन है? बर्ड है पीकॉक। तो ये आप पहले पॉइंट्स इसके मेन लिख लीजिए और उसके बाद में मैं आपको स्मॉलेस्ट और सब में बड़ा लार्जेस्ट बर्ड की फ़ोटो दिखाऊंगी और उनका नाम जब तक आप गैस करो। चलो, लेट मी इरेज फर्स्ट दिस। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं पक्षियों की, एवीज ग्रुप की। ठीक है ना, एवीज क्लास की बात कर रहे हैं और एवीज क्लास में हमने इसके बेसिक पॉइंट्स पढ़ लिए। अब आप देख सकते हैं सब में बड़ा पक्षी जिसको आप शतुरमुर्ग भी बोलते हो, और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। मैं इनके नाम लिख देती हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको।
दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड। आप देख सकते हैं बर्ड क्यों है, भले ये उड़ नहीं सकता, इसकी टांगें बहुत मजबूत है, टांगों से बहुत ज़ोर से भागता भी है। ऐसा क्या है, ठीक है, इसकी बात करेंगे बाद में। लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच, लेकिन है तो बर्ड। लॉन्ग नेक, बीक, ये सारे करेक्टर्स आपको दिखा रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम देख के बोल सकते हैं हाँ जी ये पक्षी है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम लिख लीजिए स्ट्रोथियोकैमुलस, स्ट्रोथियो THIO, ठीक है, स्ट्रोथियोकैमुलस। दिस इज स्मॉल सी। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी। मैं वापस आपके लिए लिख देती हूँ। इट शुड बी अंडरलाइन। जीनस का नेम कैपिटल में, स्पीशीज का नेम स्मॉल में, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट बर्ड। और ये आपके सामने एक छोटा सा पक्षी जो कि अपनी एक ही जगह पर अपने विंग्स को स्पंदन करता रहता है लगातार, और आवाज़ आती है हम की, तो उसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। ये जो स्मॉलेस्ट बर्ड है, द स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, बी हमिंग बर्ड, बी हमिंग बर्ड। और इसका नाम लिख लीजिए आप मेलिस्यूगा हेलेन, मेलिस्यूगा हेलेन, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट मैंने दोनों डेटा आपको दे दिए हैं, पक्षियों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ दो डायग्राम, ठीक है, दो डायग्राम, और उन दोनों को आप कंपेयर करोगे। ये मैं इरेज कर रही हूँ। आई होप इट इज़ कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, बात कर रहे हैं हम एवीज की, पक्षियों की बात कर रहे हैं। और मैंने अभी भी बताया था कि पक्षियों का उद्गम, ओरिजिन किससे हुआ, रेप्टाइल से हुआ। यानी कुछ तो लक्षण ऐसे होंगे जो कि रेप्टाइल से मेल खाते होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो छोटे डायनासोर जिन पे फेदर्स पाए जाते थे उनके नाम लिख रही हूँ। एक का नाम तो आपने भली भांति सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, इसलिए मैं ये लेके आई हूँ, क्वाड्रीपेट्रिक्स। टेरी का मतलब ही होता है विंग्स, क्वाड्रीपेट्रिक्स। और एक है आर्कियो, पुराना पंख वाला डायनासोर, पैट्रिक्स, ठीक है। आर्क्योप्टेरिक्स का नाम आपने बहुत सुना होगा। आर्क्योप्टेरिक्स की इमेज मैं पहले आपको दिखा देती हूँ साथ के साथ में। जी हाँ, दिस इज योर आर्क्योप्टेरिक्स। दिखाई दे रहा है ये, और इसके साथ साथ मुझे इसमें कुछ तो भाई रेप्टिलियन कैरेक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। ये आर्क्योप्टेरिक्स का स्केलेटन है। किसका स्केलेटन है? आर्क्योप्टेरिक्स का। ओहो, इसके पंजे में नाखून है, यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? इनकी क्या प्रेजेंट है? बीक प्रेजेंट है। बीक, पक्षियों में भी चोंच होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो आर्क्योप्टेरिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इनका ये कितने वर्ष पूर्व पाए जाते थे? 150 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और दिस इज अ रेप्टाइल। इंपॉर्टेंट, जो इसके विंग्स हैं या फोर लिम्स हैं, पक्षियों के अंदर फोर लिम्ब किसमें परिवर्तित या रूपांतरित हो जाते हैं? उनके विंग्स के अंदर, जो उनकी उड़ने में सहायता करते हैं और ताप को नियंत्रित रखते हैं। बेसिकली हम यही देखते हैं कि पक्षी उड़ते कैसे? अपने अग्रपाद, जो कि विंग्स जैसे होते हैं, उससे उड़ते हैं। लेकिन उस विंग्स में किसी प्रकार के नखर या क्लॉ प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन आर्क्योप्टेरिक्स के अंदर ये देख लीजिए, इसके पास में ये क्या प्रेजेंट है? क्लॉड। ये आगे क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, ये पेने से स्ट्रक्चर्स, इनको क्या बोलते हैं?
क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। क्लॉ 4 लिम्स प्लस इनकी टेल क्या है, लंबी, और इनकी टेल बर्ड्स की टेल से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कॉर्डल वर्टिब्रे, कॉर्डल वर्टिब्रे प्लस बीक प्रेजेंट है, और बीक के अंदर क्या है, टीथ। लेकिन मॉडर्न बर्ड्स के अंदर उनकी चोंच के अंदर दांत नहीं पाए जाते, जो इनको बर्ड से थोड़ा सा अलग करते हैं। स्टिल इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, देखने पर भी पता मुझे चल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि यस, ये रेप्टाइल से उद्गमित हुए हैं। आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। भले ही इनके पास ये जो करेक्टर है, बर्ड्स वाला करेक्टर, वो क्या था, इनके पास फेदर्स प्रेजेंट थे, ऑल्दो ये क्या थे, फ्लाइटलेस, ये उड़ नहीं सकते थे क्योंकि इनका बॉडी वेट क्या था, ज़्यादा था। दिस इज द बीक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दांत प्रेजेंट है, ठीक है। जॉ बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, दांत, इसलिए यहाँ लिख दिया टूथेड जॉ बोन्स। लेकिन जो मॉडर्न बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, टूथलेस होते हैं। अगर मैं, ये हो गया आपका पहला वाला, ठीक है। मैं दूसरा अब आपको बताती हूँ, नंबर 2, जो अपने हिंड लिम्स की बोन्स होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, टार्सल्स, और आगे वाली को क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल्स। पैरों की बात कर रही हूँ, आगे आपके पंजों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी मेटाटार्सल्स है वो क्या है, आंशिक रूप से फ्यूज्ड है, आंशिक रूप से फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड यानी जुड़ी हुई है आंशिक रूप से। लेकिन पक्षियों में ये जो है पूरी तरीके से क्या है, फ्यूज्ड रहती है। ये भी डिफरेंस है, देखो डायग्राम के अंदर डिफरेंस है, इसीलिए कह रही हूँ डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो। पहला, टीथ प्रेजेंट होते हैं बीक में। दूसरा, जो इसके यहाँ पर बोन्स है, कौन सी वाली बोन्स है इसकी, टार्सल्स जो है वो पार्शियली फ्यूज्ड होती है, लेकिन पक्षियों में ये कंप्लीटली क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। यहाँ पे देखो नंबर 3, इसकी टेल क्या है, ये दिखाई दे रही है, लंबी टेल, साफ दिख रहा है कि लंबी टेल है। और ये कहाँ पर, ये जो लॉन्ग टेल है इसकी, ये बर्ड्स में इतनी लंबी नहीं होती, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, पाइगोस्टाइल, क्या बोलते हैं, रिड्यूस टू पाइगोस्टाइल इन मॉडर्न बर्ड्स। ये भी डिफरेंस आ गया आपके सामने, पहला बीक, दूसरा आ गया आपके मेटाटार्सल्स का फ्यूज होना, और तीसरा आ गया कि लॉन्ग टेल का रिड्यूस हो जाना। उसके अलावा दिस इज नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रही है इसकी कितनी, 3 फिंगर मैनस, जो कि बर्ड्स के अंदर क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। ये वाला पार्ट 3 फिंगर्ड मैनस जो है वो फ्यूज हो जाता है, यानी इनके अंदर परिवर्तन आया तो जाके मॉडर्न बर्ड की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। तो यानी रेप्टाइल से ही क्या हुआ, उद्गमित हुए बर्ड्स। एक बार मैं आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट दे देती हूँ आर्कियोप्टेरिक्स की इमेज का। और उसी के अंदर डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। सो प्लीज़ आप इसका आराम से ले लीजिए। और जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो तो आपने ऑफ कोर्स नोट डाउन कर ही लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम हमारे मॉडर्न बर्ड्स के ऊपर। मॉडर्न बर्ड्स के करेक्टर बर्ड को देख के ही लिख देते हैं, चलो ठीक है। पहले अपना बोर्ड क्लियर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एवीज की। किसकी बात कर रहे हैं, एवीज की। और जब एवीज की बात कर रही हूँ तो पक्षी की पिक्चर दिमाग में आपके आनी चाहिए। अरे वाह, ये तो मैना है, राइट। अब अगर इस पक्षी के स्टार्टिंग वाले करेक्टर जो मैंने आपको टेक्सोनॉमी में वर्गीकरण के आधार में पढ़ाए थे तो वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले वो हमको रटे हुए हैं सब में। पहले ये क्या है, दूसरा कलर लेंगे भाई, ये तो बहुत बोरिंग कलर हो गया। मल्टी सेल्यूलर, यानी कौन सा ग्रुप हो गया भाई, मेटाजोआ। कौन सा ग्रुप हो गया, मेटाजोआ। इनकी बॉडी 3 जनन स्तरों द्वारा बनी हुई है।
3 जनन स्तर यानी ट्रिप्लोप्लास्टिक, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजो एंड इनर एंडोडर्म, बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर और आंतरिक जनन स्तर। अगर इसकी सम्मिति की बात करूँ, सिमेट्री, तो कहाँ से काटेंगे जो इसको इक्वल पार्ट मिलेंगे? सेंटर में से, यानी ये क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सम्मित जीव। इनका बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो करेक्टर है जो हर ऑर्गेनिज्म में चलते आ रहे हैं लेकिन सरल से जटिल की तरफ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन की कोटि किस प्रकार की? देखो पूरे अंग मौजूद है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र प्रकार की, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से डेवलप्ड है, स्केलेटल सिस्टम पूरा डेवलप्ड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डेवलप्ड है ना। तो अंग तंत्र की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये हो गए कौन से करेक्टर्स? इसके स्टार्टिंग वाले टेक्सोनॉमिक करेक्टर्स जो हम इस किताब के अकॉर्डिंग पढ़ते आए हैं। अब आते हैं मेन इसकी बॉडी के ऊपर। अगर मैं बर्ड की बॉडी की बात करूँ तो ये कितने भाग में विभाजित है, ज़रा देख के बताओगे? ये इसका हेड पार्ट हो गया, इसके पास नेक है। कई बर्ड्स की नेक जो होती है वो लंबी होती है, जैसे सारस, ठीक है ना, जैसे डक, इनकी नेक क्या होती है? लंबी होती है, कर्व्ड होती है। तो एक तो हो गया इसके बॉडी के डिविजन्स में इसका हेड, एंड हेड इज वेल डेवलप्ड, हेड इज वेल डेवलप्ड। और हेड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? आईज प्रेजेंट है। और हेड के आगे वाले पार्ट को क्या बोल दिया? बीक, ठीक है। ये नीचे वाला नेक पार्ट, नेक पार्ट में से कौन सी दो चीज़ें जाएंगी? नासा छिद्र से होते हुए, नॉस्ट्रल से होते हुए अंदर क्या जाएगी? दो ही चीज़ें जाएगी, एक तो आपका श्वसन तंत्र, एक जो आप खाना खाते हो यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और फिर कहाँ पे खुलेगी? आपकी पूरी आहार नाला आपकी पूरी बॉडी में चलेगी। ये जो पार्ट है ये इसका कौन सा पार्ट है? ट्रंक पार्ट, ठीक है। लेकिन ट्रंक पार्ट पे बॉडी खत्म नहीं होती, लास्ट वाला पार्ट इसका ये क्या है? टेल। यानी एक करेक्टर आपने बर्ड को देख के निकाल लिया कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक और लास्ट वाला पार्ट है टेल, ठीक है। अगर मैं इस बर्ड की शारीरिक संरचना की बात करूं, आकार की, शेप की बात करूं, कैसे दिखाई दे रही है? इसकी जो शेप है वो क्या है? स्ट्रीमलाइन, यानी नाव के समान स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बोट लाइक शेप, आगे से पॉइंटेड। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है, तारा लगा लो, जो कि बर्ड्स को उड़ने में सहायक होता है। जब बॉडी आगे से नाव के समान पॉइंटेड होती है तो उसको हवा में या पानी में, अगर मैं बोट की बात करूं तो पानी में, और हवा के अंदर मैं बात करूं तो बर्ड की बात कर रही हूँ, उसको कम से कम प्रतिरोध उत्पन्न होता है। जितना कम रेजिस्टेंस उत्पन्न होएगा उतना ही, मतलब वो हवा को अपने तिकोनी बॉडी से, पॉइंटेड बॉडी से आसानी से चीर के जा सकता है, फ्रिक्शन कम होगा। आ रही है बात समझ में? देखो संरचना वैसी ही है, स्ट्रीमलाइन बोट लाइक, जिससे इसमें एयर का रेजिस्टेंस क्या हो? कम से कम हो और ये आसानी से उड़ पाए, ठीक है। तो इसीलिए इसकी ये फर्स्ट आपने अडेप्टेशन यहाँ पे पढ़ ली भाई, जिसको अपन ने बोला स्ट्रीमलाइन बोट लाइक बॉडी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसकी लिम्स की बात करूं तो ये भी टेट्रापोडा है। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा मतलब 4 लिम्स वाले, ठीक है। इसके 2 तो क्या है? आगे वाले क्या है इसके? अग्रपाद। क्या है? अग्रपाद। और अग्रपाद इसके किस में रूपांतरित हो गए हैं? यहाँ पे क्या है इसके? विंग्स, पिच। और नीचे वाले जो पश्चपाद है, जिसको अपन हिंड लिम्ब बोलते हैं, दे आर मेंट फॉर लोकोमोशन, चलने के लिए, डाली पे बैठने के लिए, भागने के लिए, क्लाइंब करने के लिए हिंड लिम्ब इसके डेवलप हो गए। और यहाँ पे इसके क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बात हो गई है? इसकी लिम्स की बात हो गई। यानी बर्ड्स के करेक्टर्स आप उसकी बॉडी को देख के लिख सकते हैं। यानी ऑर्निथोलॉजी की स्टडी आप भी थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं अगर आपको बर्ड आराम से आ गया। चलो आगे चलते हैं। लोकोमोशन के बाद हम बात करते हैं इसकी स्किन की। बर्ड्स के ऊपर, कभी आपने घर में तोता भी पाला होगा या आपने देखा होगा, बर्ड्स के बॉडी के ऊपर पानी ठहरता नहीं है। क्यों नहीं ठहरता? बात करते हैं। एक्चुअली इनके फेदर्स क्या होते हैं? वाटरप्रूफ होते हैं। क्या होते हैं? वाटरप्रूफ होते हैं।
और एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं। किससे बने हुए हैं? स्किन की 2 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस से निकलने वाले आगे वाले पार्ट, जैसे आपके नेल्स, आपके बाल, गाय की बात करूँ तो खुर, सींग, सब आगे की तरफ कॉर्निफाइड हार्ड संरचनाएं बनी हुई है जो कि डेड हो जाती है बाद में जाके, ठीक है ना, और हार्ड उतरती रहती है जैसे सांप की केचुली। ये सब क्या है? एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। तो इसके फेदर्स भी क्या है? इसके एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं और उड़ने में सहायता करते हैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं। मैं अब इस पूरे पेज को क्लियर कर रही हूँ। नाउ हमने एवीज की बात कर रहे हैं, बर्ड्स की बात कर रहे हैं, और बर्ड्स में हम नेक्स्ट कैरेक्टर इसका लिखेंगे कि इनकी स्किन क्या होती है? ड्राई होती है। क्या होती है इनकी स्किन? ड्राई, ठीक है। और इनकी स्किन के ऊपर ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती, इसीलिए ड्राई होते हैं। देखो मछली, मेंढक, इनकी स्किन क्या होती है? चिपचिपी होती है, यानी कुछ ना कुछ चिपचिपा स्त्रावण इनकी बॉडी पे हो रहा है, वो भी उनके लिए अनुकूल है जीवित रहने के लिए। लेकिन बर्ड्स में नहीं है ऐसा। अगर बर्ड्स में ऐसा होता तो इनका भार क्या हो जाता? ज़्यादा हो जाता। इनके ऊपर जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा लगने लग जाती, क्योंकि ये स्थलीय जीव नहीं है, इनका मोड ऑफ लाइफ क्या है? एरियल, ठीक है। तो ग्लैंड्स एब्सेंट है, लेकिन सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि पुच्छ में नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। पुच्छ वाले एरिया को बोलते हैं, टेल वाले नीचे वाले एरिया को बोलते हैं यूरोपाइजियम। क्या है? यूरोपाइजियम। यूरोपाइजियम के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड, ठीक है, ग्रंथि, जो कि एक प्रकार का क्या करती है? तेलीय स्त्रावण, ठीक है। इस ऑयली सिक्रीशन से फेदर्स क्या बने रहते हैं? वाटरप्रूफ। प्लस ये और किस में हेल्प करते हैं? प्रीनिंग। किस में हेल्प करते हैं? टू प्रीन दी फेदर्स। इस ऑयली सिक्रीशन की जो सहायता है वो किस में होती है? प्रीनिंग में होती है। व्हाट इज प्रीनिंग? आपने देखा होगा समय समय पर बर्ड्स अपनी गर्दन को पूरा मोड़ सकते, पहले तो चलो ये भी बात हो गई, गर्दन मोड़ सकते हैं, 270 डिग्री पे मोड़ सकते हैं। क्यों मोड़ सकते हैं बाद में बात बताऊंगी, अपन नहीं मोड़ सकते पूरा। तो प्रीनिंग का मतलब होता है बर्ड्स अपनी चोंच से अपने पुराने फेदर्स को निकाल देते हैं, रिमूव करते रहते हैं। आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर मौसम में बर्ड्स अपने फेदर्स को उतारते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रीनिंग। और इसमें कौन हेल्प करता है? इसके ऑयली सिक्रीशन, जो कि यूरोपाइजियम या यूरोपाइजियल ग्लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो नीचे वाले इसके मैंने बताई दिए लोकोमोशन में काम में आते हैं, इसके हिंड लिम्ब। चलो अब आगे चलते हैं। और बर्ड में एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ और वो एग्जाम में आएगा। पर्चिंग। पर्चिंग क्या होती है? पढ़ के आना। और ये उसके हिंड लिम्ब से रिलेटेड है, पश्चपाद से। ये आपके लिए क्वेश्चन है, पर्चिंग, ठीक है ना। पर्चिंग ढूंढ के लेके आना। अब अपन बात करेंगे इसके एक्सोस्केलेटन की, यानी इसके कंकाल की बात करेंगे। इसके ऊपर बाह्य कंकाल भी मौजूद है। अब किसका बना हुआ है सारी बात करेंगे। और इसका अंत्य कंकाल यानी हड्डी वाला कंकाल भी मौजूद है। हड्डी हमारे जैसी भारी नहीं है। चलो इसका एक्सोस्केलेटन देख लेते हैं। एक्सोस्केलेटन के आपको देखना है, जल्दी बताओ क्यों? क्योंकि एक्सोस्केलेटन आप ऑलरेडी देख चुके हो, मैं बता चुकी हूँ, मैं फेदर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो एक ये आपको दिखाते हैं। एंड द अदर थिंग, फेदर। ये बाद में बात करेंगे। इसकी बात बाद में करेंगे। ये इसका एक्सोस्केलेटन देखो, ये आप उसका हिंड लिम्ब पे देख लीजिए, क्लॉज प्रेजेंट है लाइक रेप्टाइल्स, लेकिन हिंड लिम्ब पे, फोर लिम्ब पे नहीं। रेप्टाइल्स के फोर लिम्ब पे भी प्रेजेंट थे, विंग्स पे भी प्रेजेंट थे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे, देखो ये पर्चिंग बर्ड्स, मैं आपको दे रही हूँ ऑप्शन। ये ग्रास्पिंग बर्ड्स देख सकते हैं, ग्रास्प यानी किस चीज़ को पकड़ना, ठीक है। रैप्टर, रैप्टर लाइक, जैसे जो ईगल होती है, चील, चील के अंदर कुछ ऐसे पैर पाए जाते हैं। और जो स्विमिंग करता है उसके अंदर देखो जैसे डक, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो गई? वेब। क्या डेवलप हो गई? वेब।
यानी जिस हिसाब से उसका व्यवहार है, जहाँ वो रहता है, उसी हिसाब से उसमें डेवलपमेंट या करेक्टर्स जो हो जाते हैं उसमें मॉडिफिकेशन आने लग जाता है। चलो ठीक है, यानी क्लॉज भी दिखाई दे रहे हैं आपको, बाह्य कंकाल दिखाई दे रहा है साफ साफ, इसलिए मैंने ये आपकी इमेज लगाई है। अब आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पे। ये क्या है, ये आपको आराम से अवेलेबल भी हो जाएंगे, चाहे तो आप उसको प्लीज़ कॉपी में एक एक फैदर को चिपकाओ और उसकी लेबलिंग करो। ठीक है, अब मैं जो लिखवा रही हूँ एक्सोस्केलेटन में आपके लिए बहुत शॉर्ट करके लेके आई हूँ, लेकिन कंप्लीट डिटेल से। एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन को हम विभिन्न भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर मैं बोलूँ एक्सोस्केलेटन में जो इसका बाह्य है एपिडर्मल, क्या पाए जाते हैं, फैदर्स। क्या पाए जाते हैं, फैदर्स। ये रहा फैदर, ठीक है। फिर इसकी बॉडी पे स्केल्स पाई जाती है, अभी अभी दिखाया था। फैदर कौन से एरिया पे नहीं पाए जाते, अगर आपने ऑब्जर्व किया है बताओ। पक्षियों के पंख कौन से एरिया पे नहीं पाए जाते, इसके पिच कहाँ नहीं पाए जाते, उसके पैरों पे भाई, पैरों पे नहीं पाए जाते। तो उसके पैरों पे क्या पाई जाती है, शल्क। अभी अभी दिखाए थे आपको इसके पंजे, नखर, क्लॉज, ठीक है, जो कि इसके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टोज में। जो आपके फुट वाला पार्ट होता है नीचे, जैसे उंगलियों बोलते हैं, और उंगलियों के आगे नाखून होते हैं, उसको बोलते हैं अपन टोज। और जो बीक के ऊपर पाया जाता है कोटिंग, उसको बोलते हैं या कवरिंग, रैम्फोथीका। क्या बोलते हैं, रैम्फोथीका। ये एक प्रकार की श्रृंगीय कवरिंग है, श्रृंगीय यानी हार्ड कॉर्निफाइड शीट है, ठीक है, जो किस पे प्रेजेंट होती है, इनकी चोंच पे। किस पे प्रेजेंट होती है, इनकी चोंच पे। यानी अगर मैं इसके बाह्य, बर्ड के बाह्य कंकाल का बात करूँ तो ये तो आप देख ही रहे हो फैदर, ये एक फैदर का स्ट्रक्चर है। ये फैदर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये किस में, ये कहाँ पे रहता है, एपिडर्मिस में। और जो इसका क्विल वाला पार्ट है, ये नीचे, ये डर्मिस में धंसा रहता है, और डर्मिस से ही क्या प्राप्त करता है, पोषण। सॉरी। अब आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो फैदर है, ये कुछ इस तरीके से है, ये यूं खुला नहीं है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। देखो इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये आपस में पूरा एक फाइन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VANE, वेन बोलते हैं। ऊपर वाला पार्ट पूरा कहलाता है शाफ्ट कहलाता है। ऐसा क्या होता है कि ये आपस में जुड़े रहते हैं। इनके मध्य जैसे हम किसी चीज़ को लॉक करने के लिए हुक लगा देते हैं बीच बीच में, ऐसे ही इनके पास भी एक इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है, उसको अपन बोलते हैं बार्ब्स। क्या बोलते हैं, बार्ब्स एंड बार्ब्यूल्स, जो कि आपस में एक ऊपर वाली वेन, एक नीचे वाली वेन, इस तरीके से ये आपस में क्या रहते हैं, इंटरलॉक रहते हैं इन हुक्स के द्वारा। ये रहा इंटरलॉकिंग सिस्टम, बार्ब्यूल्स एंड हुक्स, आप देख सकते हैं। ये है मेन बार्ब, ठीक है, ये आपकी मेन बार्ब है, ये भी बार्ब है, ये भी बार्ब है, ठीक है। और छोटे छोटे इसमें से क्या निकल रहे हैं, ये बार्ब्यूल्स। और बार्ब्यूल्स को भी किसने जोड़ रखा है, हुक्स ने जोड़ रखा है। अगर ये भी अडेप्टेशन है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ज़रा सोच के मुझे बताना कि इसका महत्व क्या है। पक्षियों में ये जो पंख है, इसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म जो बार्ब्स और बार्ब्यूल्स और हुकलेट्स के द्वारा हो रहा है, इसका क्या महत्व है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। अगर ये नहीं हो तो क्या हो, ये सोच के देखिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये तो मैं आंसर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये एक प्रकार का फ्लाइट एडेप्टेशन है, पक्षी उड़ सकता है, ठीक है। अब आप मुझे सोच के बताएंगे इसका क्या आंसर है। चलो, फिर स्केल्स की बात कर ली हमने, क्लॉज की बात कर ली, और बिल के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है, शीथ प्रेजेंट होती है, श्रृंगीय रचना, उसको अपन बोलते हैं रैम्फोथीका। क्या बोलते हैं, रैम्फोथीका। ये नोट कर लो और आप इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सोस्केलेटन के बाद अपन बात करेंगे इसके एंडोस्केलेटन की, ठीक है। चलो, मैं फटाफट आपके लिए एंडोस्केलेटन कंप्लीट कर देती हूँ। अब मैं बात कर रही हूँ इसके, चलो ऐसे बनाते हैं कुछ इस बार अपन, एंडोस्केलेटन।
ठीक है। एंडोस्केलेटन की अगर बात करें तो इसमें स्केलेटन किसका बना हुआ होता है? बोन्स का। किसका बना हुआ होता है? बोन्स, हड्डियाँ। लेकिन इनकी हड्डियाँ हमारे जैसे भारी नहीं होती। अगर हमारी हड्डियाँ भी हल्की होती तो आज हम उड़ सकते, लेकिन हम नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारी हड्डियों में वज़न है, हड्डियों में बोन मैरो भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इनकी हड्डियों में ऐसा नहीं होता, इनकी हड्डियाँ होती खोखली, हॉलो। क्या होती है? हॉलो। और ऐसे बोन्स को बोला जाता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है ये न्यूमैटिक। न्यूमैटिक मतलब होता है एयर, यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सैक्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वायु कोश, जो कि इनकी बोन्स को भी क्या बनाते हैं? हल्का बनाते हैं। और इसी हल्केपन की वजह से इनके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स कम लगता है और ये आसानी से उड़ सकते हैं हवा के अंदर। लिख लीजिए, नो बोन मैरो। इनकी हड्डियों में, मेरुरज्जु बोलते हो शायद, या आप देख लेना, बोन मैरो, मेरुरज्जु देख लेना आप, ठीक है। बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट, एंडोस्केलेटन का, अंत्य कंकाल का। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसका जो स्कल है, इसमें आंसर आएगा, ये भी एक पक्षियों का अनुकूलन है। जो इसका स्कल है वो है मोनोकॉन्डाइलिक। क्या है? मोनोकॉन्डाइलिक। आपके जो ब्रेन है, यहाँ पर स्कल के जो नीचे वाला भाग है वहाँ पर प्रेजेंट होता है आपके ऑसिपिटल भाग में ऑसिपिटल कॉन्डाइल। क्या प्रेजेंट होता है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अपने पास दो होते हैं तो इसलिए हमारे जो मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम इतना और इतना देख सकते हैं। लेकिन पक्षी अपनी गर्दन पूरी 270 पे मोड़ सकता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल है। इसलिए ऐसे स्कल को क्या बोलते हैं? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। इसके पास तीसरा पॉइंट, सैक्रल वर्टिब्रे कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट पॉइंट, सिनसैक्रम प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस सिनसैक्रम? ये कैसे बनती है? सिनसैक्रम कुछ बोन्स के फ्यूजन से बनती है। मैं वो आपके लिए उतार देती हूँ। कौन कौन सी बोन्स है? इसके जो वक्षीय स्थल की लास्ट वर्टिब्रा है, एक तो लास्ट थोरैसिस वाली, और ये फ्यूज होगी, प्लस कौन सी फ्यूज होगी? सैक्रल बोन, और एक फ्यूज होगी इसकी ल्यूम्बर एरिया की वर्टिब्रा, ठीक है। और लास्ट वाली पूंछ वाली जिसको बोलते हैं कॉडल, ठीक है। ये सारी की सारी सिनसैक्रम बनाती है, जो कि बॉडी को क्या करती है? सपोर्ट करती है। क्या करती है? इट सपोर्ट्स दी हिंड लिम्स, इट सपोर्ट्स दी हिंड लिम्स। पश्च पादों को क्या करती है? सपोर्ट करती है, ठीक है। और ये सारी की सारी नीचे की साइड कौन सा गर्डल पाया जाता है? ये तो पेक्टोरल गर्डल होता है, इधर वाला शोल्डर वाला, ठीक है। और नीचे वाला कौन सा होता है? पेल्विक गर्डल, ठीक है। ये सारी बोन्स कहाँ पे जाके फ्यूज होती है? पेल्विक गर्डल। और क्या बनाती है? इस एरिया को क्या बोलते हैं? सिनसैक्रम। क्या बोलते हैं? सिनसैक्रम। इसके पास जो हमने डायग्राम में भी देखा था, टेल इज रिड्यूस्ड टू पाइगोस्टाइल, ठीक है। What is पाइगोस्टाइल? इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट, या कॉडल जो लास्ट वाली वर्टिब्रा होती है पूंछ की, वो है सबसे लास्ट वाली कॉडल वर्टिब्रे। और ये क्या रहती है? फ्यूज्ड रहती है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स द टेल फेदर्स। पुच्छी है, जो पिच है, टेल फेदर्स को सपोर्ट करने का काम कौन सी हड्डी करती है? आपकी पाइगोस्टाइल। अगर ये फ्यूज नहीं होती, देखो उसमें रेप्टाइल्स में पढ़ा था, उनमें आंशिक रूप से फ्यूज होती है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से फ्यूज होती है। तो ये बात हो गई इसके एंडोस्केलेटन की, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं पूरा डायग्राम बताऊंगी आपको और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इसके बारे में, अभी अभी मैंने बोला था, इसके मेन पॉइंट्स लिख लीजिए। इनका स्कल क्या होता है? मोनोकॉन्डाइलिक। अभी आपको दिखाऊंगी इमेज मोनोकॉन्डाइलिक की। फ्यूज्ड होती है बोन्स, हल्की होती है स्कल की बोन्स भी, ठीक है। मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब हो गया ये अपने सिर को घुमा सकते हैं 270 डिग्री पर, ठीक है। अर्थात इसमें मोनो मतलब सिंगल ऑसिपिटल कॉन्डाइल
प्रेजेंट है। अभी दिखाते हैं आपको ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन। ये कहाँ पर है, ये एरिया आपकी ऑसिपिटल बोन है, जहाँ पे आपका स्कल का ये वाला नीचे वाला पार्ट है, बेस ऑफ दी या बैक ऑफ दी स्कल। स्कल का बैक मतलब एक तो ऊपरी हिस्सा होता है, ये नीचे वाला यानी लोअर पार्ट ऑफ स्कल। आप इसकी पोजीशन लिख लो, फिर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी। ठीक है, देखो अब आराम से इसकी पोजीशन देखो। ये रहा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अब देखो जब तक चीज़ों को देखते नहीं है तो फिर एक ही काम होता है, तो रट लो और रट के जितना लिख के आ सकते हो लिख दो, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये आपके स्कल का, ये आपके स्कल का पीछे वाला भाग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। दिस पार्ट इज नोन एज, ये वाला जो पार्ट है दैट इज ये रहा, ये सिंगल एक ही है, तो यानी सिर्फ एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, जिसकी वजह से जो हेड है वो वाइड यानी ज़्यादा मूव कर सकता है, उसमें रोटेशन या फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये देखो यहाँ पे कितने कॉन्डाइल्स है, एक और ये दो, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ये हेड जो मूवमेंट्स होते हैं हेड के उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन पक्षियों की भांति ये वाला सिर इतना मूव नहीं कर सकता जितना पक्षी लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, इनके पास एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल मौजूद होता है, 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ठीक है, ये एक मैमल है और वो है एक, यानी आप तो है डाइकोंडाइलिक और ये है मोनोकोंडाइलिक बर्ड्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई होप इससे अच्छा समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसके पास प्रेजेंट है बेटा जी, जिसको ऐसे बोलते हैं कि ये तो है ना विष मांगने वाली हड्डी है, विष बोन। क्या है? विष बोन भी दिखाएंगे आपको। क्यों बोलते हैं इसको विष बोन, पहले तो ये सोचो इससे ऐसा क्या होता है कि इसको विष बोन बोलते हैं। तो इसकी जो हड्डी है जो विष बोन कहलाती है उसको बोलते हैं फर्क्यूला। क्या बोलते हैं? फर्क्यूला। ये जो फर्क्यूला बोन होती है, जैसे कांटा होता है, कांटे से हम फल वगैरह खाते हैं, वो जो कांटा होता है आगे से क्या होता है, चम्मच जैसा नहीं होता, चम्मच में विभाजन या शाखित नहीं होता, कांटा होता है। तो ऐसे ही ये हड्डी भी आगे से 2 भागों में क्या होती है, विभाजित होती है कुछ इस तरीके से। और ये हड्डी आपस में क्या रहती है, फ्यूज्ड रहती है यहाँ से। दिस इज योर फर्क्यूला बोन, यानी ये वी शेप की बोन है। कौन से शेप की है? वी शेप की बोन है। ठीक है, ये फोक्ड है, फोक्ड यानी द्विशाखित है, इधर से फोर्क के समान बटी हुई है, फोक्ड बोन है। क्यों इसको विष बोन बोलते हैं, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। पहले के ज़माने में स्पेशली ग्रीक कंट्रीज़ में क्या करते थे वो लोग, जैसे वो लोग बेसिकली जैसे बर्ड्स वगैरह, ये लोग क्या करते थे, मीट वगैरह भी खाते थे बर्ड्स का, तो इनकी हड्डी होती थी, इनका एक कल्चर था, एक रीत रिवाज थी समझ लीजिए। उसमें ये एक हड्डी को, ये वाली हड्डी को निकालते थे और इसको तोड़ते थे, तो जिसके पास में बड़ा वाला पार्ट आ जाता था वो विष मांगता था। अब कह लीजिए इसलिए इसका नाम क्या है, विष बोन है, अपनी इच्छा रखता था, तो इसका नाम क्या है, विष बोन। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसका डायग्राम देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिससे अपन इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करें। ये रहा इसका एंडोस्केलेटन। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको टिक कर लीजिए, क्वेश्चन आता है विच इज़ कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन। द ब्रेस्ट बोन इज कॉल्ड एज स्टर्नम। दिखाई दे रही है ये स्टर्नम,
ये वाली बोन, और ये इस तरीके से आगे प्रोजेक्शन के रूप में निकली हुई है। ब्रेस्ट बोन है इसलिए किससे जुड़ी हुई है, रिब्स से जुड़ी हुई है। और इसकी खास बात ये होती है कि जितने भी उड़ने वाली पेशियाँ होती है, उड़ने वाली पेशियाँ वो इससे जुड़ी रहती है, किससे, स्टर्नम से। और ये क्या होती है, कील्ड होती है। क्या होती है, कील्ड, आगे से पॉइंटेड निकली रहती है। और फ्लाइट मसल के अटैचमेंट का पॉइंट है। इसकी जो रिब्स होती है वो डबल हार्डेड होती है। फर्क्यूला मैंने बता दिया आपको, देखिए फर्क्यूला, ये रही फर्क्यूला, ये रीजन होता है इसका क्लाविकल रीजन, तो इसके बीच में प्रेजेंट होती है और दो भागों में इस तरीके से वी का आकार लिए हुए है। तो ये हो गई आपकी विश बोन, ठीक है। इसमें दो बोन्स जो क्लैविकल है, क्लैविकल और इंटर क्लैविकल, वो दोनों क्या होती है, जुड़ जाती है, और ये क्या बनाते हैं, विश बोन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग जानते हो क्या होता है, जहाँ से भोजन अंतर्ग्रहित किया जाता है उसका पाचन होता है, और पाचन के बाद क्या होता है उसका, जल्दी बताओ, वही निष्कासन बाहर। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बर्ड का, देख सकते हो, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है, कंप्लीट, पूर्ण, यानी माउथ से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म किस पे हो रहा है, गुदा में। लेकिन यहाँ पर एक और चैम्बर मौजूद है, उसको बोलते हैं क्लोएका। क्या है, क्लोएका, ठीक है ना। इसके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होती है, और क्लोएका के अंदर ही यूरिनोजेनाइटल अपर्चर्स भी खुलते हैं, ठीक है। इसके पास ये स्टार्ट होती है बीक से। बीक के अंदर दांत नहीं है, इसलिए ऐसी बीक होती है एडेंटेड टाइप की। इसके पास अन्नपुट प्रेजेंट होता है जो कि भंडारण का कार्य करता है, भोजन भंडारण का कार्य करता है। इसका जो स्टमक है, वो किस प्रकार का है, लिख लीजिए, प्रोवेंट्रिक्यूलस। प्रोवेंट्रिक्यूलस का मतलब होता है ग्रंथिल। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स क्या स्रावित करते हैं, एंजाइम्स। क्या स्रावित करते हैं, एंजाइम्स। क्लोएका के पार्ट्स है कॉप्रोडियम, प्रोक्टोडियम और यूरोडियम, ठीक है। जो कॉप्रोडियम है वो डायरेक्ट आहार नाल से जुड़ा रहता है और मलाशय में खुल जाता है। जो प्रोक्टोडियम है उसमें एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। क्या प्रेजेंट होता है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस। और जो यूरोडियम होता है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लोएका के बारे में, इस डायग्राम को मैं, ठीक है। इसके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है जो कि चैम्बर युक्त होता है, और इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं। एक है आपका कॉप्रोडियम, ठीक है, जो कि रेक्टम्स के साथ में कंटिन्यू रहता है, रेक्टम यानी मलाशय। उसके बाद में दूसरा होता है यूरोडियम यानी पूंछ वाला पार्ट, यानी उसके अंदर क्या खुलेगा, और यूरिनोजेनाइटल अपर्चर्स ओपन, या यूरिनोजेनाइटल डक्ट ओपन होते हैं। और प्रोक्टोडियम, उसके अंदर होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस प्लस ग्लैंड्स, ठीक है। बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू का निर्माण होता है, जो कि लिम्फोसाइट्स का निर्माण करते हैं और जो उसको इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। लिख लो, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, यानी दिस इज द बीक एंड दिस इज दी, यहाँ से खाना इसके अंदर आ रहा है, कहाँ पे चला गया, क्रॉप के अंदर चला गया। द स्टमक इज टाइप प्रोवेंट्रिक्यूलस। गिजर्ड में क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट होते हैं स्टोन्स के, उसके कारण क्या होता है, खाने की पिसाई होती रहती है। फिर ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद में क्लोएका, और इस द्वार के द्वारा खाने को बाहर वही निष्कासित कर दिया जाता है। चलो आज के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम तक ही, नेक्स्ट पार्ट में हम एवीज के दूसरे सिस्टम की बात करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको बाय डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। गो थ्रू दैट, टिल देन बाय।